जयराम जी, ये जो नक्सली हमला हुआ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस लीडरशिप पे, इस पे आपको क्या कहना? देखिए, ये तो बिल्कुल बर्बरी नरसंहार है। बिल्कुल साफ है कि न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक हमला है, पर ये कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। जिस तरीके से नंद कुमार पटेल जी ने हमारी कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ में नई जान फूंकी थी, और जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकली थी और लोगों में उत्साह देखने को मिला था, रेस्पॉन्स जो मिल रहा था इस यात्रा को, मैं समझता हूँ कुछ ऐसे संगठन हैं, ताकतें हैं जो कांग्रेस को सत्ता में देखना नहीं चाहती। कांग्रेस से उनसे को डर है कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो राजनीतिक प्रक्रिया और विकास पर जोर दे रही है नक्सली समस्याओं से निपटने के लिए। और मैं मानता हूँ कि बिल्कुल कहीं ना कहीं ये विचार हुआ होगा कि अगर कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आएगी तो ज़रूर माओवादियों को खतरा रहेगा। तो ये एक जानबूझकर कांग्रेस पार्टी पर हमला किया गया है। सर, पिछले 3 दिनों में कुछ बातें उठी हैं कि जो रमन सिंह सरकार का जो रवैया था, जो उनका सिक्योरिटी लेवल जो उन्होंने प्रोवाइड किया था, वो ठीक नहीं था। उस पर तो जांच चल रही है, उस पर मेरे पास तो कुछ डिटेल नहीं है। पर यह बात सही है कि मंत्रियों को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य स्तर पर मंत्री हैं, उनको सुरक्षा काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। पर जो विपक्षी दल है, विपक्षी नेता हैं, उनको इतना सुरक्षा नहीं मिल पाता। ये मुझे देखने को भी मिला है। पर मैं कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा हूँ, पर यह बात ज़रूर उठी है कि क्या सुरक्षा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था कि नहीं इस कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के लिए। इस पर जांच होने दीजिए। एक और बात है कि जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, बार बार सीआरपीएफ पर हमारा नज़रिया रहता है, पर जब तक राज्य सरकार की पुलिस सक्रिय नहीं है, क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसा बल है जिनको इंटेलिजेंस मिलता है, जानकारी मिलती है, और उस जानकारी के आधार पर वो कार्रवाई करते हैं। लोकल जानकारी। तो आंध्र प्रदेश में हमें सफलता इसलिए मिली है क्योंकि वहाँ के लोकल पुलिस मजबूत, और जो ग्रेहाउंड फोर्स बनाया गया था वो बड़े सफल रहे। पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में लोकल पुलिस इतनी सक्रिय नहीं है जितना कि होना चाहिए। जब मैं सुकमा गया था और बीजापुर गया था, मैं बार बार 3-4 बार गया हूँ, मैंने वहाँ के लोकल एसपी से पूछा, आपको सुकमा जैसे ज़िले में कितने पुलिस पर्सनल की ज़रूरत है? उन्होंने कहा, सर करीब 3,000, 3,500। तो आपके पास कितने आपका पुलिस बल कितना है? 1200, यानी कि 1/3। आप कितना भी सीआरपीएफ बटालियन भेजें, जब तक लोकल पुलिस मजबूत नहीं है, लोकल पुलिस खड़ी नहीं होती है और कहते हैं कि हम इसका मुकाबला करेंगे, लोकल पुलिस अपने घर में बैठे रहेंगे और सीआरपीएफ को आगे ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं होता। आंध्र प्रदेश में सफलता तभी हमें मिली जब लोकल पुलिस ने जिम्मेदारी ली, लोकल इंटेलिजेंस ने जिम्मेदारी दी। केंद्र सरकार है, उनकी सहायता ज़रूरत है, सुरक्षा बल केंद्र सरकार से जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बटालियन, पर लोकल पुलिस को और लोकल नेताओं को और लोकल पार्टियों को जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने बहुत आक्रामक ढंग से अपना राजनीतिक प्रक्रिया शुरुआत की इस परिवर्तन यात्रा में, और नंद कुमार पटेल जी पर यह दूसरा हमला था, महेंद्र कर्मा जी पर यह दूसरा हमला था। और बार बार नंद कुमार जी से मेरी बात हुई करती थी, और नंद कुमार पटेल कहते थे कि देखिए, हमें जनता के बीच में जाना है, जनता के बीच में जाना है, हम मकान में बैठकर, हॉलों में बैठकर राजनीति नहीं कर सकते। उनकी राजनीति सड़क की राजनीति थी, आम सभा की राजनीति थी, और इसका बैकलैश, अफसोस है कि इसका बैकलैश हमें देखने को मिला। सर, अब इस राजनीतिक प्रक्रिया पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इस रास्ते से हम हट नहीं सकते। राहुल जी भी ने कहा है, इस रास्ते से, इस लोकतांत्रिक रास्ते से हम हट नहीं सकते।
मेरा ये मानना है, मैं काफ़ी इस पर मैं काम कर चुका हूँ। इस देश के जो 82 नक्सल प्रभावित इलाके हैं, ज़िले हैं, उसका मैंने 46 ज़िलों का मैंने खुद दौरा किया है, और कभी कभी 3-4 बार, जैसा कि सुकमा और बीजापुर, सारंडा। मेरा ये मानना है कि इस रणनीति के 4 मुख्य अंग हैं। पहला, सख्त से सख्त सुरक्षा कार्रवाई और पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, राजनीतिक प्रक्रिया, आक्रामक राजनीतिक प्रक्रिया, क्योंकि जहां राजनीतिक पार्टियां मजबूत हैं वहां माओवादी संगठन कमज़ोर है, और जहां माओवादी संगठन मजबूत हैं वहां राजनीतिक पार्टी मौजूद ही नहीं है। तो उस आक्रामक, जनता में जाने वाली राजनीतिक प्रक्रिया। तीसरा, खास तौर से आदिवासी केंद्रित विकास के काम, नरेगा हो या इंदिरा आवास योजना हो या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो, जो क्रियान्वयन होनी चाहिए विकास के कार्यक्रमों के लिए, ताकि आदिवासी में जो हम कमियां देख रहे हैं आदिवासी इलाकों में, उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। और चौथा अंग है इंसाफ, क्योंकि ये बात सही है, ये मुद्दे जो माओवादी उठाते हैं ये गलत मुद्दे नहीं हैं। माओवादियों का तरीका गलत है, माओवादियों का जिन्होंने रास्ता अपनाया है वो बिल्कुल गलत है, और उसका हमें मुकाबला करना चाहिए। पर जो मुद्दे नक्सल माओवादी उठाते हैं वो गलत मुद्दे नहीं हैं। और ये बात सही है कि पिछले 50 साल में लाखों आदिवासी परिवार बेघर हुए हैं, उनको सही मुआवजा नहीं मिला है। जंगल, हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है, उसके दृष्टिकोण में हर एक आदिवासी गुनहगार है। जो जंगल में जाता है वो क्राइम कमिट कर लेता है और उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। तो इंसाफ की ज़रूरत है। जब भूमि अधिग्रहण ज़बरदस्ती होता है वो होना नहीं चाहिए। जो आदिवासी इलाकों के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं उसका सही क्रियान्वयन होना चाहिए। जल, जंगल और ज़मीन, ये 3 जो मुद्दे हैं आदिवासियों के लिए रोज़ाना ज़िंदगी के लिए, उस पर कुछ जो गलतियां हुई हैं पिछले 50 सालों में, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो हमारी रणनीति में ये 4 अंग है, हम इससे हट नहीं सकते, इसी रास्ते पर हमें चलना है। पर एक हकीकत को हमें पहचानना है कि माओवादी हमारे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। माओवादियों का मकसद है हमारा लोकतंत्र का विनाश। अगर माओवादी संस्थाएं और व्यक्ति हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। पलामू के सांसद कामेश्वर बैठा, जो जेएमएम के टिकट से लड़े हैं, वो माओवादी संगठन के जोनल कमांडर हुआ करते थे। मिजोरम में देखिए, लाल डेंगा ने 20-25 साल जंग हुआ लाल डेंगा और भारतीय स्टेट के बीच में, और लाल डेंगा राजनीति में आए, मुख्यमंत्री बने। आसू और एजीपी एजुटेशन के बाद वो राजनीति में प्रवेश हुए, वो प्रफुल्ल महंता मुख्यमंत्री बने। पंजाब में यही हुआ, त्रिपुरा में यही हुआ, कश्मीर में भी यही हुआ। तो ये बात सोचने बात है कि हमारा संविधान, हमारा जो लोकतांत्रिक प्रणाली है बहुत उदारवादी प्रणाली है, लोगों को समेट लेता है, लोगों को स्थान देता है। उसको स्वीकारना चाहिए माओवादियों को। और आइए, आप राजनीति में आइए, उतरिए, लड़िए, परिवर्तन कीजिए, सिस्टम को बदलिए। तो अगर माओवादी संगठन चुनाव में भाग लेना चाहती हैं तो चिदम्बरम साहब जब वो गृह मंत्री थे उन्होंने बार बार कहा है कि आइए चुनाव में भाग लीजिए। पर उनका इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहा। बातचीत किससे करें और किस विचार पर करें? अगर आपका मकसद है कि सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का विनाश, अगर आप नहीं विश्वास रखते हैं हमारे लोकतंत्र में, तो ये चलता रहेगा। 2 विचारधाराओं का टक्कर जो है ये एक मनोवैज्ञानिक टक्कर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है ना। पर हमें माओवादियों को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। आइडियोलॉजी कम है आज, एक्सटॉर्शन ज़्यादा है, और अभी बच्चों को शामिल कर रहे हैं अपने सेना में। मेरा जो पीएस है मलकनगिरी में, उनको 10 दिन के लिए माओवादियों ने एब्डक्ट कर लिया था फरवरी 2011 में।
10 साल का लड़का, 12 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, यही तो थे इनको ले जाने वाले। तो देखिए, ये हम लोग दिल्ली या ऐसे शहरों में बैठकर रोमांटिसाइज कर सकते हैं इनको हम हीरो बना सकते हैं। एक बुद्धिजीवी ने मुझे कहा कि आप माओवादियों से इतना नफरत क्यों करते हैं, वो तो गांधीयंस विद गन्स हैं। तो मैंने कहा गांधीयन नहीं है, गांधी जी को के नाम पर ये कलंक मत लगाइए, इसको इंसल्ट मत कीजिए गांधी जी की विरासत को। ये गांधी जी का रास्ता नहीं है, ये बिल्कुल गांधी जी का रास्ता नहीं है। तो ये जो आइडियोलॉजी की बात थी जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, वहाँ से वो काफ़ी हट गए। बिल्कुल आइडियोलॉजी से काफ़ी हटे हैं, पर उनको मुद्दे की कोई कमी नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूँ, जैसा कि मैंने कहा, मैं पब्लिकली कहता हूँ कि जो मुद्दे माओवादी उठा रहे हैं वो सही मुद्दे हैं और उस पर हमें विचार करना होगा। हालांकि ये बात सही है कि जो उनके सुझाव हैं हम नहीं स्वीकारेंगे, पर उसको विचार करना है। मिसाल के तौर से माइनिंग, जिस ढंग से माइनिंग होना चाहिए, किस मात्रा में माइनिंग होना चाहिए, ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ माइन्स हैं सबको अनुमति दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सोच विचार करके और बड़े नुआंस्ड रूप से, यानी कि जो कैलिब्रेटेड है समय के आधार पर हमें चलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे हम इलाके प्राइवेट माइनिंग इंटरेस्ट को दे दें। क्योंकि ये है कि अगर आप भारत का नक्शा देखें, जो ज़िले जंगल ज़िले हैं, जो आदिवासी ज़िले हैं, जो खनिज से भरे हुए ज़िले हैं और जो नक्सल प्रभावित ज़िले हैं, वो सब वही एक ही ज़िले हैं। तो रोमांटिसाइज नहीं करें, बहुत रियलिस्टिक तरीके से हमें काम करना चाहिए। कुछ हमारे ऐसे नक्सल इलाके हैं जहां अभी हमें सुरक्षा की सफलता मिली है, वहां विकास के काम हो रहे हैं। जंगल महल पश्चिम बंगाल में, सारंडा झारखंड में, कोरापुट या मलकनगिरी या मयूरभंज उड़ीसा में। पर दक्षिण छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े इलाके मुक्त इलाके घोषित किए गए हैं। मुक्त माने वहाँ कोई जाता ही नहीं, एसपी जाता नहीं, कलेक्टर जाता नहीं, बीडीओ जाता नहीं, सरपंच जाता नहीं, सिर्फ रामकृष्ण मिशन के साधु जाते हैं वहाँ। तो लिबरेटेड जोन, यह हमें नामुमकिन है कि भारत के बिल्कुल बीच 10,000 स्क्वायर किलोमीटर मुक्त इलाका जहाँ भारतीय तिरंगा नहीं फहराया जा सकता, ये क्या, कौन सरकार इसे बर्दाश्त कर सकती है? कोई भी चुनी हुई सरकार इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपकी जो मंत्रालय है, उन्होंने काफ़ी विकास वाले प्रोजेक्ट्स लेके माओवादी एरियाज़ में गई है, उसका क्या सक्सेस रहा है? हमने प्राथमिकता पिछले 2 साल से मैंने खुद इसको स्वयं व्यक्तिगत रूप से मैंने इसमें बहुत समय बिताया गया। और जैसा कि मैंने कहा, 46 ऐसे ज़िले हैं जिसका मैंने खुद दौरा किया है। महात्मा गांधी नरेगा, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पेंशन के कार्यक्रम, महिलाओं बचत समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, तो पेयजल और स्वच्छता के कार्यक्रम। तो विकास, ये सवाल सही है। माओवादी पूछते हैं अभी आप विकास की बात कर रहे हैं, 50 साल तक विकास क्यों नहीं हुआ? ये बात सही है, विकास होना चाहिए था, नहीं हुआ। कोई बहुत कारण थे, राजनीतिक कारण थे, प्रशासनिक क्षमता एक कारण था, पर नहीं हुआ। पर अभी जैसा कि मैंने आपको कहलवाया, जंगल महल, सारंडा, सरयू, कई ऐसे इलाके हैं जहां विकास दिखाई दे रहा है। मिसाल के तौर से बीजापुर, या जहां नरसंहार हुआ था, 2 दिन पहले मैं बीजापुर में था इस परिवर्तन यात्रा के साथ, नंद कुमार जी, महेंद्र कर्मा, सबके साथ था। बीजापुर में जब मैं पहली बार अक्टूबर 2011 में गया, पहली बार बीजापुर, 157 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 80 ग्राम पंचायत ऐसे थे जहां महात्मा गांधी नरेगा का काम चल रहा था। जब मैं उस दिन गया, 1 हफ्ता पहले, मुझे जानकारी मिली कि 157 ग्राम पंचायतों में से 111 ग्राम पंचायतों में नरेगा का काम चल रहा है। और इस साल यानी कि 2013-14 में बीजापुर ज़िले में 25 करोड़ रुपया बांटा जाएगा मजदूरों को, लोगों को, आदिवासियों को। 25 करोड़ रुपया इन लोगों के हाथ में होगा। तो हर साल नए नए गांव जुड़ते, हाँ, जोड़ते जा रहे हैं। देखिए ना, 31 ग्राम पंचायत जोड़े गए हैं 2 साल में। 2 साल पहले जब मैं गया था, सड़क नहीं बन पा रहे थे, धमकियाँ दी जा रही थी। आज परसों, पिछले हफ्ते जब मैं गया,
33 सड़क की अनुमति हमने दी है और 33 सड़कों में से 12 सड़क बनाए जा रहे हैं और एक सड़क बन चुका है। ये परिवर्तन है और माओवादी खुश नहीं है इससे। देख रहे हैं कि विकास आ रहा है। जब विकास आएगा तो माओवादी का स्थान कहाँ रहेगा? वो देख रहे हैं कि जब विकास आता है राजनीतिक प्रक्रिया भी आती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। जब मैं जाता हूँ, मेरे एमएलए रहते हैं, जिला अध्यक्ष रहता है, तो सब हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता आते हैं, झंडा होता है, राहुल जी जिंदाबाद, सोनिया जी जिंदाबाद, नारे लगते हैं। ये नया माहौल है और कौन माओवादी इससे खुश होगा बताइए? इससे तो खतरा ही मिलेगा उनको। तो जयराम जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? जो लोग हैं वहाँ के, जो आम आदमी हैं, जो आदिवासियों की आप बात करते हैं, जिनके लिए ये सब किया जा रहा है, उनका क्या रवैया रहा है? वो लोग जुड़े हैं इन प्रोजेक्ट से? बेचारे आदिवासी की तकलीफ समझिए। बीच में त्रिशंकु है वो, एक तरफ माओवादियों का गन, दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों का गन। पुलिस के साथ सहयोग दें, माओवादी उनको ख़त्म कर देंगे। माओवादियों से संपर्क में रहें तो पुलिस वाले शक से देखेंगे। तो बीच में वो फंस गए। पर मुझे कहना, ये मैं ज़रूर विश्वास के साथ कह सकता हूँ, झारखंड के कई इलाकों में, पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में, बिहार के कई इलाकों में, उड़ीसा के कई इलाकों में, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी लोगों का जो भय है वो कुछ घटा है। जब सरकार, वो देखते हैं सरकारी अफसर आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, विकास का काम हो रहा है, कुछ ना कुछ उनके मन में एक सकारात्मक भावना पैदा होती है। पर सब जगह ऐसा नहीं है। सुकमा में जब मैं सरपंचों से मिलता हूँ, वो लोग बड़े चुपचाप, बोलते नहीं हैं। मलकनगिरी में जब मैं मिला, बोलते नहीं हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। डर है किसी? डर है। कई ऐसे इलाके हैं, गढ़चिरौली महाराष्ट्र में डर है, सुकमा, बीजेपुर, नारायणपुर, कांकेर छत्तीसगढ़ में डर है, मलकनगिरी, नुआपाड़ा, कोरापुट उड़ीसा में डर है, जमुई, गया बिहार में डर है, आज भी डर है। कोरापुट में आप बोल रहे थे थोड़ा चेंज आ रहा है? नहीं, कुछ जगहों में कुछ आया है ना, सारे इलाके में तो नहीं आया। कुछ इलाके हैं, कुछ ब्लॉक में आया है, कुछ ब्लॉक में नहीं आया है। तो आज भी डर है, ऐसा नहीं कि डर नहीं है। तो इन एरिया बट डरा के रखा गया है, डराया गया है। लोगों को कहा गया है कि अगर आप ये करोगे आपको ख़त्म कर देंगे हम, तो डराया गया। और देखिए, लोग भी हमें शक से देखते हैं कि भाई कई लोग आते हैं खादी कुर्ता पहनकर, वादे करते हैं, पर कुछ होता तो नहीं है। हमारे घर में बिजली नहीं है, हमारे स्कूल में अध्यापक नहीं है, हमारे स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, सड़क नहीं है, काम नहीं है, बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है। तो सारंडा का मैं मिसाल देता हूँ। सारंडा को जब मैं पहली बार नवंबर 2011 में गया था, लोग चुपचाप थे, चुपचाप। मैंने पौने घंटा का भाषण दिया, बस 3-4 ताली, बस चुपचाप। इतने डरे हुए थे क्योंकि तभी सीआरपीएफ को सफलता मिली थी ऑपरेशन एनाकोंडा में। मैं 6 बार गया हूँ सारंडा। पिछली बार जब मैं 2 महीने पहले गया, 26 जनवरी को मैंने 12 साल बाद भारतीय तिरंगा सारंडा में फैलाया, पहली बार 12 साल में। 2 महीने पहले जब मैं सारंडा में गया, एक डीगा ग्राम पंचायत है, सबसे प्रभावित ग्राम पंचायत है, तो नारे मुझे सुनने को मिला। बिजली चाहिए, तार नहीं चाहिए, बिजली चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, अध्यापक चाहिए। तो पुलिस वाले घबरा गए। 200-300 लोग थे, नारे लगा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने कहा इनको छुओ मत, ये लोकतंत्र की सफलता है। जब नारे लगाए जाते हैं, जब लोग गुस्सा होते हैं, धरना करते हैं, घेराव करते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का विजय हुआ है। यही लोग जो बंदूक के असर में थे कई सालों से, आज देख रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक रास्ता भी है, लोकतांत्रिक रास्ता अपना सकते हैं। और हमारी जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों में इस लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाएं। हम लोगों को यही संदेशा दें कि
अगर हमारी राजनीति नकारात्मक राजनीति है, उसको सही करना है। नो बैड पॉलिटिक्स का जवाब नहीं है नो पॉलिटिक्स, बैड पॉलिटिक्स का जवाब है बेटर पॉलिटिक्स। और कांग्रेस पार्टी को यही चुनौती है, यूथ कांग्रेस को यही चुनौती है कि आप जाइए, लोगों में विश्वास दिलाइए कि राजनीति ही एकमात्र और लोकतंत्र ही एकमात्र रास्ता है ऐसे समस्याओं को सुलझाने के लिए। इन हमलों के बाद भी कांग्रेस का जो डेवलपमेंट के प्रति एटीट्यूड है वो उसमें कोई चेंज आप? ज़रूर मनोबल थोड़ा अभी कम है। मैं भी 4-5 दिन से काम नहीं कर पाया हूँ, मुझे स्वीकारना होगा। मेरे में भी एक सुस्ती आ गई है, भाई छोड़ो यार क्या हो गया। पर रास्ता, जैसा कि राहुल जी ने कहा, इसी रास्ते पर हमें लगना चाहिए, कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ इलाकों में और अधिक सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ इलाकों में कुछ और विकास की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब रहेंगे। पर रास्ता जो मैंने कहा, जो 4 अंग हैं, इस 4 लेन हाईवे है। एक लेन है सिक्योरिटी, दूसरा लेन है पॉलिटिक्स, तीसरा लेन है डेवलपमेंट, चौथा लेन है जस्टिस। ये 4 लेन 4 लेन हाईवे, इसी पर हमें चलना है।